अपने अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है? हमारा एक मिशन है। किसका मिशन है? इसरो का मिशन है। कैसा मिशन है? सोलर मिशन है। सोलर मतलब आपकी जो सन पावर से चलते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, वो चीज़। अब सोलर मिशन के अंदर हम क्या करेंगे? हम सन की ही चेकिंग करेंगे कि सन कैसे कैसे काम कर रहा है। तो आदित्य L1 कंपनी का पहला क्या है? कंट्री का पहला सोलर मिशन है, जो कि किसकी चेकिंग के लिए डाला गया? सन की चेकिंग के लिए। यानी कि हम सन्स के कोरोना को क्या करेंगे? चेक करेंगे। जब सन्स के कोरोना को चेक करेंगे तो जो सैटेलाइट है वो कहाँ प्लेस करना चाहिए? वो चेक करना चाहिए आपको नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सन एंड द अर्थ सिस्टम। ठीक है जी, यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया। इसका नाम क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1 क्या प्रोवाइड करेगा? सन का फोटोस्फेयर, सन का क्रोमोस्फेयर और सन का कोरोना अलॉन्ग विद अदर डिटेल्स। यानी कि जो भी सामने आएगी वो भी बताएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ही चीज़ें देखनी है तो सामने जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको इग्नोर करेंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को भी चेक करते रहेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है? इसरो DRDO साइन MOU प्रोवाइड टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज फॉर ह्यूमन स्पेस मिशन। क्या बोलते हैं कि इसरो और DRDO ने क्या किया? इसरो और DRDO ने आपस में हाथ मिला लिया ताकि वो आगे काम कर सके, यानी कि ह्यूमन स्पेस मिशन काम कर सके। तो क्या बोलता है कि इसरो और DRDO हैव साइन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और MOU का वैसे फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या करती हैं? दो पार्टीज मिलकर ना अपना एक एग्रीमेंट बना लेती है। मान लो महक ने और मनीषा ने पढ़ना है आपस में, या फिर कोई बिजनेस करना है। ठीक है, अब महक और मनीषा बिजनेस करना चाहते हैं तो ये कैसे काम करेंगे? कोई भी काम करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी ना, मैं इतना पैसा लगाऊंगी, मैं इतना पैसा लगाऊंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले, अभी तुम सोच ही रहे हो कि हमें बिजनेस बनाना चाहिए, तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पेज पे लिख लो कि हम ये काम करेंगे, फिर सारे की सारी चीज़ें लिख लो। जैसे ही वो MOU साइन होगा वो आपका बन जाएगा एग्रीमेंट। वे दोनों पार्टीज ने साइन कर दिया, दोनों को एक्सेप्टेबल है। तो यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखते हैं कि जो चीज़ें आपको भी एक्सेप्टेबल हो, जो चीज़ें उनको भी एक्सेप्टेबल हो, उसको मिलाकर ही मेमोरेंडम बना लेते हैं, काइंड ऑफ एग्रीमेंट ही बनाते हैं। एग्रीमेंट का प्रोसेस होता है MOU बनाना। क्या फुल फॉर्म है MOU की? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है? MOU बनाया टू डेवलप सेंट्रिक सिस्टम, ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम, यानी कि ह्यूमन बेस्ड पे बनाया, यानी कि ह्यूमन को फोकस के अंदर रखा गया। फॉर द ह्यूमन स्पेस मिशन टू डेमोन्स्ट्रेट इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज़। क्या बोलता है कि ह्यूमन स्पेस मिशन, कि ह्यूमन का स्पेस में रहना, यानी कि हमारे आउटसाइड द अर्थ रहना कितना पॉसिबल है, उस मिशन के ऊपर चलेगी। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज़, कितनी फ्लाइट की कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमन को स्पेस के अंदर ले जाए, इसके ऊपर इन्होंने वर्क किया। The MOU was signed by a delegation of ISRO scientists led by the Human Space Flight Center Director Dr. S. Unikrishnan Nayyar। ये भी साउथ इंडियन है। तो इन्होंने क्या बोला आपका कि जो MOU साइन हुआ था, ये साइन किसने किया था? जो इसरो ने अपना पद डेलीगेट करके, डेलीगेट करने का मतलब किसी दूसरे को दे दिया ताकि वो काम कर सके उस पर्टिकुलर पर्पस पे। तो जिसको इन्होंने अपना काम डेलीगेट किया वो कौन है? हमारे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के डायरेक्टर, यानी कि वो स्पेसिफिकली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन पे ही काम कर रहे हैं। और उन डायरेक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर S. युनिकृष्णन नैयर। डॉक्टर S. युनिकृष्णन नैयर, 2-3 बार बोल दो, अपने आप याद हो जाएगा। डॉक्टर S. युनिकृष्णन नैयर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस MOU को साइन किया है विद वेरियस DRDO लैब्स टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेसिफिक टू ह्यूमन स्पेस मिशन। तो ये जो ह्यूमन स्पेस मिशन है, यानी कि ह्यूमन को स्पेस पे भेजने का जो भूत चढ़ा है हमारे साइंटिस्ट पे, उसके लिए उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की ताकि वो क्या कर सके, पहले जाकर देखे स्पेस में रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ताकि किसी को बेचारे को भेज दे, वो मर तो ना जाए ऊपर, उसका सर्वाइवल अच्छा हो। तो उसके लिए इन्होंने टेक्नोलॉजीज बनाई। अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने? Under the agreement, the technological capabilities existing in DRDO labs for defense application will be customized to meet requirements of ISRO's human space mission. DRDO will be providing critical technologies to ISRO such as space crew, health monitoring and emergency survival kit। यानी कि हेल्थ मॉनिटरिंग, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, धरती से अलग जा रहे हो, तो आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। कई लोगों की तो फ्लाइट में बिगड़ जाती है, और आप तो फ्लाइट से भी ऊपर जा रहे हो, तो आपकी क्या होगा? एक तो हेल्थ मॉनिटरिंग किट होगी, साथ में आपकी सर्वाइवल किट होगी, स्पेस फूड, पैराशूट्स फॉर द क्रू मॉड्यूल, सेफ रिकवरी एंड रेडिएशन मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन। यानी कि DRDO का काम है कि वो आपको क्या देगा? सारी की सारी डिफेंसिव सिस्टम देगा, यानी कि आपको चेक करेगा बार बार कि आप लोगों की हेल्थ मैनेज अच्छे से हो रही है, सब कुछ अच्छे से मैनेज
हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, चंद्रयान, चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 2 मूवी देखी थी, वो आया था चंद्रयान। चलो, चंद्रयान 2 भी एक मिशन है। ये चंद्रयान नाम क्या होता है, चंद्र के लिए मिशन है। चंद्रयान मिशन 2 में क्या हुआ था, एक हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन है विच रिप्रेजेंटेड द सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजीज कंपेयर टू द प्रीवियस मिशन ऑफ इसरो विच ब्रॉट टुगेदर एन ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर विद गोल ऑफ एक्सप्लोरिंग साउथ पोल ऑफ द मून। अब हम मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ऑर्बिटर जो उसको ऑर्बिट पे बिठाएगा, लैंडर और साथ में रोवर जो उसको रेगुलेट करवाएगा, जो उसको मूव करवाएगा वहाँ पर, इन सब चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया ताकि हम क्या कर सके, हम मून के साउथ पोल को चेक कर सके, यानी कि साउथर्न एरिया को उसको चेक कर सके कि वहाँ पर क्या है। So this was unique mission which aimed at studying not just one area of the moon but all the areas combining the exosphere। क्या बोलता है, अब हम मून के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं, हम कंप्लीट मून को पढ़ना चाहते हैं। आगे क्या बोलता है, चंद्रयान 2 के अंदर किया क्या था हमने, मून के साउथ पोल को चेक करने की कोशिश। अरे थोड़ा हंस लो, डांटती मैं एक बार ही हूँ बस जब तुम नहीं पढ़ते। तो क्या है, साउथ पोल को हमने चेक किया था। उसके बाद है दिस वॉज अ यूनिक मिशन विच एम्ड एट स्टडिंग नॉट जस्ट वन एरिया ऑफ द मून बट ऑल द कंबाइनिंग एरियाज। हम क्या करना चाहते हैं, मून के सिर्फ एक एरिया को नहीं, एक ही पोर्शन को नहीं पढ़ते। अब हम बोलते कि हम पूरे मून की रिकवरी लेंगे, पूरे मून को चेक करेंगे, कहीं पे खड्डा है तो पता चलना चाहिए, पानी भी बाई चांस हो तो पता चलना चाहिए, पेड़ पौधे हो तो पता चलना चाहिए कि पूरे मून पे क्या है और क्या नहीं है। दिस वॉज यूनिक मिशन विच एम्ड एट स्टडिंग नॉट जस्ट, ये हो गया, द सरफेस एज वेल एज द सब सरफेस ऑफ द मून इन अ सिंगल मिशन। यानी कि हम मून के सरफेस को, ऊपर के एरिया को और अंदर के एरिया को इकट्ठा पढ़ेंगे, ऐसा कोई मिशन बनाया इन्होंने। सो चंद्रयान 2 एम्स फॉर इनहेंसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून, स्टिमुलेट द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रमोट ग्लोबल अलायंस एंड इंस्पायर अ फ्यूचर जनरेशन ऑफ एक्सप्लोरर एंड साइंटिस्ट। इतना अच्छा मिशन बनाया है इन्होंने कि जो फ्यूचर जनरेशन के साइंटिस्ट हैं उनको भी और अच्छी हेल्प करेगा और अच्छे आइडियाज़ देगा। प्लस साथ में अभी हम जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ गए हैं तो हमें एडवांस बेनिफिट उनके मिलेंगे। तो बेसिकली इसको वैसे लर्न करने वाली ज़रूरत है, समझने वाला। गया तो था चंद्रयान 2 पर, मंगल सक्सेसफुल भी हुआ था बाद में। ठीक है जी। आगे क्या है आपका, नहीं चंद्रयान 2 तो शायद अपना फेल हुआ था, मंगल वाला सिक्योर हो गया था अपना, मंगलयान हो गया था पूरा ऊपर। आगे करते हैं, गंगायान, गगनयान। गंगायान में वैसे तो इसका सीएस में कोई रोल नहीं है इन चीज़ों का, बट ये सब सिर्फ जनरल अवेयरनेस, एक जीके का पेपर डाल दे, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो तो उसमें पूछते हैं ना कौन सा महाराज कौन से किले, उसी हिसाब से बस। अदरवाइज इसका जो फर्स्ट पार्ट था, यानी कि जो हमारा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसका रोल है, हमारे फाइनल तक है। इस पोर्शन का सेकंड पार्ट का कोई रोल नहीं है हमारे कोर्स के रिगार्डिंग, यानी कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव और फाइनल की बात करूँ। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में है तो सीसीटी इसका पूरा रोल है। तो क्या है हमारा गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के अंदर क्या हुआ हमारे पास, इसरो एम्स टू लॉन्च इट्स मेडन ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान बिफोर द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। यानी कि हम एक गगनयान भेजना चाहते हैं 2022 से पहले। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एम्स टू कैरी 3 पीपल टू द स्पेस। इसके अंदर 3 बंदों की कैपेसिटी होगी, तो ये 3 बंदे कैरी कर सकता है अपने पास टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ फॉर रफली अबाउट 7 डेज। अर्थ के ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा सकते हैं और 7 दिनों तक की कैपेसिटी है इसके पास। एंड ब्रिंग देम सेफली बैक टू द ग्राउंड, मतलब ऊपर जाकर वापस भी आ सकते हैं। द क्रूड स्पेस मिशन इज प्लान्स टू बी लॉन्च अब्रॉड इसरोज GSLV MK इन दिसंबर 2021। यानी कि दिसंबर 2021 के अंदर इसका प्लान है कि इसको लॉन्च कर देगा। 3 बंदे जाएंगे 7 दिनों के लिए, पूरे गगन का चक्कर काट के फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे ये देखते रहते हैं कि ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या ऊपर आधी जनता भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। फिर आधे आसमान में घूमते रहेंगे तारे बन के। अभी तो कोई नहीं रहता, क्या पता प्लॉट कटने लग जाए। उनको पता है ना प्लीज वगैरह तो कुछ रहेंगे नहीं। अभी तो वो बोल रहे थे जमीन बिकती है कुछ। अरे बोल तो रहे थे जमीन बिकती है, लेकिन अभी वहाँ पे लाइफ पॉसिबल तो नहीं हुई। जब होएगी तब बिकेगी। मतलब जाओगे चांद पे रहने, चांद पे जाने रह के आओगे चांद पे? सही है।
जब वहाँ पे लाइव बनेगी तब तो शायद आधे आधे शिफ्ट भी हो जाए, जब तक नहीं है लाइव। और हम थोड़ी ना, अभी तो बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे। धरती पे प्लॉट लेने मुश्किल हो रहा है, तुम यहाँ चांद की बात कर रहे हो। बस तो फिर हम मीन्स लोग ही ले सकते हैं, हम जैसे नहीं, हम न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता है। बीच में आई थी खबरें कि चांद पे प्लॉट। चलो, लेकिन यहाँ पे ज़मीन पे पहले प्लॉट ले लो, शांति से सीएस बन जाओ, उसके बाद सोचना चांद पे घूम क्या नहीं। आगे क्या है हमारे पास, फर्स्ट इंडिजिनस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम लॉन्च्ड। क्या बोलता है कि पहला इंडिजिनस सिस्टम लॉन्च किया गया था। कैसे कैसे क्या हुआ था, काम करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल डेवलप्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अंडर द न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। द लॉन्च वॉज मेड एट विज्ञान भवन इन इंडिया। इसके अंदर आप टिक मार्क कर लो, किसने लॉन्च करवाया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। कौन सा था हमारा, फर्स्ट इंडिजीनियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल। कहाँ से आया था, किसने डेवलप किया था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कहाँ से गया था, अंडर द न्यू मिलियम टेक्नोलॉजी के अंडर गया था। प्लस विज्ञान भवन से इसको लॉन्च किया गया इन न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ 78th फाउंडेशन डे ऑफ CSIR। The system has been developed under the Indian's flagship program New Millennium Indian Technology Leadership Initiative। Indian flagship मतलब इंडिया का था हमारा। The 5.0 kilowatt fuel cell system generates power in the green manner। जिसके अंदर पावर जनरेशन होगा वो ग्रीन मैनर मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से। इट यूजेज मेथनॉल और बायोमेथनॉल विद हीट एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट्स फॉर फर्दर यूज। इसके अंदर हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स मेथनॉल, बायोमेथन, अगर साइंस पढ़ा होगा तो टर्म्स थोड़ी सी क्लियर होंगी। मेथनॉल, बायोमेथन, हीट एंड वाटर को यूज़ किया गया था ताकि वो वहाँ से हीट प्रोड्यूस कर सके। हीट होगा तो फ्यूल बनेगा इसके अंदर। दिस फर्दर अमाउंट्स टू मोर देन 70% एफिशिएंसी विच अदरवाइज मे नॉट बी पॉसिबल बाय अनदर एनर्जी सोर्सेज। फ्यूल सेल्स डेवलप्ड आर बेस्ड ऑन हाई टेम्परेचर प्रोटोकॉल एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज। बेसिकली ये क्या था अपना, ये था अपना जो इंडियन वर्जन है ना इसका, किसी भी स्पेस फ्लाइट का, ताकि आप लोग नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल गैसेस चीज़ों से चीज़ें कर सको। यानी कि आपको हैवी फ्यूल्स, पेट्रोल्स वगैरह इन चीज़ों की नहीं, बल्कि हमारे इंडिजीनियस यानी कि जो घरेलू चीज़ें हैं उनसे आप अपना कोई मिशन बना सको, उनसे कोई अपनी फ़्लाइट बना सको। और इस फ्लाइट का कोई मकसद क्या था आपका, सिर्फ यही अपनी फ्यूल चेक कर रहे हैं कि फ्यूल ढंग से काम करता है या नहीं करता है ये वाला। फ्यूल सेल्स डेवलप्ड आर बेस्ड ऑन हाई टेम्परेचर प्रोटोकॉल एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये जो फ्यूल आपका जनरेट होगा यानी कि जो आपने सिस्टम बनाया है इसके अंदर फ्यूल सेल्स डाले गए जो कि अपने आप से जनरेट होंगे इस मेथनॉल गैसेस की वजह से। तो ये जो डेवलप होंगे वो किस पे बेस्ड है, हाई टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आपस में फ्यूल मतलब एनर्जी में क्रिएट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। आगे थोड़ा अच्छा टॉपिक है, डिजिटल सेंसस। डिजिटल सेंसस क्या बोलते हैं, जैसे हमारे आते थे ना घरों में सर्वे करने के लिए, आप कौन हो, कितने फैमिली मेम्बर्स हो, ऐसे सर्वे होता था। तो वो सर्वे करने के लिए कैसे आते थे, कि सिर्फ बच्चा सा उठा के कॉपी पेन लेके आ जाते थे। अच्छा घर में कौन कौन है, कितने सदस्य हो, आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, इस तरह से चीज़ें जो पूछते थे। वो कैसा होता था हमारा, पहले फिजिकल फॉर्मेट का होता था यानी कि पेन पेपर के साथ होता था। अभी जो सेंसस होगा वो डिजिटली होगा, यानी कि डिजिटली आपसे पूछा जाएगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें भर के दे दो, जमा करा दो, फिर वो उसको फाइल अप कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे और सारा का सारा पॉपुलेशन सर्वे निकाल लेंगे। So to promote Digital India 2021 census will be conducted from mobile phone applications, moving away from traditional pen and paper। अब एप्लीकेशन बनेगी मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे कि हम लोगों को घर घर घूमना नहीं पड़ेगा, पेन एंड पेपर का रिवाज खत्म। The process of pen paper census would be transformed to the digital census in the 2021 census exercise by using the latest technology. Census data will be collected through a mobile app. This is for the first time that mobile app will be used for census exercise. India will be moving from the pen paper census to the digital data, which will be a big revolution in the country's census exercise। इसके अंदर अभी तक जो पढ़ने की बात ये है कि India is moving from pen paper to the digital environment। In this process, people would be able to upload the details of the self and the family on the newly developed mobile app themselves। अब लोग क्या हैं, खुद ही अपलोड कर देंगे अपना डाटा। Besides maintaining the data in the paper form, availability of the data in digital form would help in detailed multinational dimensional analysis and utilization for public welfare using latest software। पेपर पे लिखते हैं तो कई बार पेपर कट जाता है, फट जाता है, गुम हो जाता है, हवा आगे उड़ गया, आंधी आगे उड़ गया, डाटा प्लेस करना ढूंढना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन रहेगा, डिजिटल सिस्टम में रहेगा तो सेंट्रलाइज कर सकते हैं। जिस भी मिनिस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिक्वायरमेंट है वहाँ से उठा लें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिक्वायरमेंट है वो सेंट्रलाइज सेक्शन से।
आफ्टर 2015 यानी कि मोदी जी आए थे 14 में, 15 के बाद गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी थी एक स्कीम जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा। सेंट्रलाइजेशन में डाटा में क्या करते हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी डाटा है, उसका एक सेंट्रल डाटाबेस बना दिया ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन हमें एक ही जगह से मिल जाए। अब कंपनियां हैं, कंपनियों का पहले आधा डाटा तो होता था मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, आधा डाटा होता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, आधा होता था लेबर यूनियन के पास, यानी कि लेबर वाली जो चीज़ें हो गई। अब इन्होंने क्या किया, डाटा तो एक जगह रख लिया, जिस भी गवर्नमेंट एजेंट को चाहिए वो वहाँ से उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो सेंट्रलाइज करने का मतलब ये है कि उनका डाटा लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर हो जाएगा, एक दूसरे से मांगने पर ज़्यादा टाइम उनको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो डिजिटल होना मतलब अच्छा होना। चल आगे करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, CHC फार्म मशीनरी मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप लॉन्च फॉर फार्मर। एक CHC फार्म मशीनरी लगाई गई, इसका काम क्या है, ये मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी लैंग्वेज बोलता है। अब जैसे क्या होता है कि आप लोगों को अपना सामान बेचने के लिए मार्केट तक जाना पड़ता है। अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको अलग अलग लैंग्वेज के लोग मिल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसानों को शायद इंग्लिश समझ में नहीं आती, या वो अपनी नेचुरल जो कल्चरल लैंग्वेज है उससे बाहर नहीं निकल पाती, तो उनकी हेल्प के लिए एक ऐप बनाने की कोशिश की गई जिसका नाम है क्या, मल्टीलिंगुअल ऐप। सो इस मल्टीलिंगुअल ऐप के अंदर क्या किया हम लोगों ने, ठीक है जी। सो इस मल्टीलिंगुअल ऐप के अंदर हमने क्या किया, पहले तो इसको अंडरलाइन कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, इन्होंने एक लॉन्च की मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप कोल्ड CHC फार्म मशीनरी, जिसका नाम रखा है इन्होंने क्या, CHC फार्म मशीनरी। इसका फॉर द फार्मर्स ड्यूरिंग अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर इन्होंने लॉन्च की थी अपनी साइट को, अपनी वेबसाइट को। तो इन्होंने क्या बोला, विद द हेल्प ऑफ द ऐप फार्मर कैन नाउ गेट अफोर्डेबल एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट देयर डोर स्टेप। यानी कि अब जो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से फार्मर्स डरते थे, अब वो उनको अपने घर पे ही मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो कस्टम हायरिंग सर्विसेज सेंटर्स यानी कि CHC है, उनके एरिया के अंदर इट विल अलाउ फार्मर्स टू अवेल कस्टम हायरिंग सर्विसेज ऑफ CHC लोकेटेड इन रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर। यानी कि उनके घर में आपस में 50 किलोमीटर के अंदर ये CHC सेंटर बनाए जाएंगे जो कि उनको आकर हेल्प करेंगे। This multi-language mobile app for customer hiring agriculture machinery will help local growers of various states across India with custom hiring services of farm machinery banks, custom hiring central high-tech hubs developed under different schemes for DA and FB, MOA and FW without any computer support system। यानी कि अब इस ऐप की हेल्प से उन लोगों को अपना जो सामान होता है वो बेचने में, जब भी उन लोगों को ये सामान आपको गवर्नमेंट को बेचना होता है तो उनकी एक लिस्ट बनाकर अपलोड करनी पड़ती है, वो किसी न किसी से जाके लिस्ट बनवाते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, वहीं पर आसपास CHC सेंटर्स खोल दिए। अब जब भी उनको बुलाओगे तो आपके घर पे आ जाएंगे, यानी कि आपको अपना सामान ट्रांसफ़र करना इजी हो जाएगा थ्रू दिस CHC सेंटर्स। ठीक है जी, आगे चलिए। इसके अंदर लर्न करने के लिए ये है कि कौन से डिपार्टमेंट ने बनाई थी, ऐप का नाम क्या है, ऐप के नाम का फुल फॉर्म क्या है, प्लस इसका काम क्या है, मल्टीलिंगुअल है, मल्टी लैंग्वेजेस है, यानी कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में हेल्प करेगा, आपके डोर स्टेप पे हेल्प करेगा। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे अपनी बैंकिंग फैसिलिटी नॉर्मल आपको कंप्यूटर बेस्ड जो एप्लीकेशन चाहिए होती हैं वो आपको अपने घर बैठे मिल जाएगी। यानी कि टेक्नोलॉजी से उनको दोस्ती करवाने के लिए ये ऐप बनाई गई है। अब आप टेक्नोलॉजी से डरो ना। आगे क्या है हमारे पास, फर्स्ट मोबाइल साइंस एग्जीबिशन। मोबाइल का मतलब होता है इधर उधर टहलने वाली जो मूवेबल चीज़ें होती हैं, तो आपने साइंस एग्जीबिशन लगाई जो कि मूवेबल है। तो इसके अंदर क्या हुआ, आपने जैसे ये नहीं होती मूवेबल मोबाइल कार वैन्स होती है, फूड वैन्स इधर उधर टहलती है, वैसे ही मोबाइल आपने क्या बना दी, साइंस एग्जीबिशन। इसके अंदर वैन लॉन्च की गई। अब इस वैन का काम क्या है, जितनी भी साइंस एग्जीबिशन की चीज़ें हैं वो इस वैन में लगा दो, ये अलग अलग एरिया में जाएंगी, तो उस एरिया में पर्टिकुलरली वो बंदे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या बोलता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, यानी कि कल्चर और टूरिज्म की जो मिनिस्ट्री है, उनके जो मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, फ्लैग्ड ऑफ अ मोबाइल साइंस एग्जीबिशन वैन इन ले। उन्होंने ले के अंदर क्या किया, एक वैन खोली साइंस एग्जीबिशन के लिए। द फर्स्ट सच व्हीकल इन द रीजन विच विल होल्ड लेक्चर्स एंड स्काई ऑब्जर्वेशन सेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स अमंग अदर प्रोग्राम्स। यानी कि जो आपके साइंस एग्जीबिशन में क्या होगा, जो सीधा डायरेक्ट प्रदर्शन बोलते हैं ना, जिसको सैटेलाइट से जो चीज़ें आ रही हैं, ऑर्बिट में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको लेक्चर्स देने के लिए वहाँ के बच्चों को। तो इस तरह से आपने साइंस एग्जीबिशन लैब खोली, यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें हर चीज़ डिटेल में होगी, तो जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीख सकते हैं। अब कोई चीज़ हम तो एक को ऐसे बता दें, ऐसे होता है, ये बल्ब होता है, ऐसे तार जोड़ोगे तो वो बल्ब जलेगा, एक करके दिखाया जाए,
तो एग्जीबिशन में क्या होता है, हर चीज़ें प्रैक्टिकल वे में करवाई जाती हैं, तो वो चीज़ें करके दिखाई जाएंगी तो आपके एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। The van will have science exhibition and whole exhibition throughout the year at schools in the rural area except during vacations। तो ये जो वैन है स्पेशली बनाई गई स्कूल के लिए, और कौन से स्कूल, जो रूरल एरियाज़ में, यानी कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ताकि वहाँ के बच्चे साइंस अच्छे से सीख पाएँ। तो अब ये एग्जीबिशन लगेगी पूरे साल हर एक एरिया में, जो रूरल एरियाज़ में जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। और ये कब कब लगेंगी, हर साल, वैकेशंस में नहीं लगेंगी, बाकी सारे टाइम पे वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। तो मोबाइल साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली लॉन्च्ड एज द मोबाइल साइंस म्यूजियम, जिसको पहले बोला गया था आपका मोबाइल साइंस म्यूजियम, इन 1965 विद द मिशन इफ द पीपल कैन नॉट विजिट द म्यूजियम लेट द म्यूजियम विजिट द पीपल एट देयर डोर स्टेप। यहाँ पे क्या होता है कि अगर लोग म्यूजियम तक नहीं आ सकते तो म्यूजियम को लोगों तक लेकर जाया जा सके। वैसे ही आज स्कूल तक बच्चे नहीं आ पा रहे तो बच्चों को नहीं, बच्चे स्कूल तक नहीं आ रहे तो स्कूल को बच्चों तक लेकर जाया जा रहा है। The Cultural Ministry will launch 25 mobile science exhibition buses across the country। तो अभी ये 25 मोबाइल साइंसेस एग्जीबिशन खोलेंगे। The country has a total of 23 science exhibition van, this year 25 more, यानी कि 23 ऑलरेडी है, 25 और लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद टोटल हमारे पास हो जाएगी 48। The program aim to populate science and technology among students as well as the people। The buses will travel to school throughout the year except during vacations। Aim to create scientific awareness among children in rural areas। Its specially designed bus contain 20 interactive exhibits। क्या बोलता है, अब वो किसी एक बच्चे के घर तो जाएगी नहीं, तो वहाँ से बच्चों को लाने की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगी, वैन को एरियाज तक पहुँचाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ताकि वो लोग उस चीज़ को देखें, समझे, पढ़ें, फिर साइंस अच्छे से पढ़े, साइंस में इंटरेस्ट ले, साइंटिस्ट बने, इस तरह की कोई। अच्छा, एक टॉपिक है जो हम लोगों का बीच में रह गया था, मतलब वैसे नहीं रहा था बट वीडियो के अकॉर्डिंग रह गया था हमारा। सो वो क्या है हमारे पास, लॉन्च ऑफ स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, जिसका नाम क्या है, सरल। एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो, ठीक है जी। चलो जी, अब हम बात कर रहे हैं सरल के बारे में। सरल क्या है, एक इंडेक्स है। इंडेक्स बोले तो एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम लोगों की क्या नापेंगे, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो काम नहीं कर रहे। तो सरल क्या है आपका, एक सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है। काम किस पे करेगा, काम करेगा कि लोगों ने कितनी डेवलपमेंट की थी, कितनी ग्रोथ की है, उनके बेसिस पे ये उनको रेटिंग देगा, यानी कि पोजीशंस देगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। करंटली 4 पोजीशन मिली हुई है हमें। फर्स्ट पोजीशन किसकी है, कर्नाटका की। सेकंड पोजीशन किसकी है, तेलंगाना की। थर्ड पोजीशन किसकी है, आपकी गुजरात की, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है कि इसको बनाने में किस किस का योगदान है। सबसे पहले तो हमारे पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड अर्नेस्ट एंड वाई। इसके अंदर 2 लोग ऐसे ही हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, 2 लोग ऐसे ही हैं जो एनर्जी से रिलेटेड हैं, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी काम कर रही हैं और बिजनेस के एडवांसमेंट में भी काम कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें देखना चाहता है ये कि आप लोग बिजनेस में भी तरक्की करो और आप लोग टेक्नोलॉजी के मामले में भी तरक्की करो। जब दोनों में तरक्की करोगे तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, सुधरेगी। ये डिसीजन कब लिया गया, ये लॉन्च किया गया जब आपकी रिव्यू प्लानिंग कमेटी हुई थी। रिव्यू प्लानिंग कमेटी का मतलब जहाँ पर स्टेट्स मिलते हैं ये चेक करने के लिए कि इतने रिसोर्सेज हैं और इस रिसोर्सेज का यूज़ कैसे हो रहा है, यानी कि स्टेट पावर यूटिलिटी, स्टेट की जो पावर है उसका यूज़ अच्छे से हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो करो, ताकि आप अच्छी पॉलिसीज़ बना पाओ, अपने देश का, अपने सिटी का सुधार कर पाओ। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पहले हम चलते थे, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का एक लाइन याद है आप लोगों को, कि अगर हमें कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो अपने गांव को और अपने स्टेट्स को सुधारना होगा। जब स्टेट्स और गांव अपने आप सुधर जाएंगे तो कंट्री ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। इसी के पर्पज़ से हमारा साथ इंट्रोड्यूस किया था, इसी के पर्पज़ से हमारा सरल इंट्रोड्यूस किया है कि जितने भी स्टेट्स सुधरेंगे, चाहे एजुकेशन लेवल पे, चाहे आपके इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, चाहे इंडस्ट्री वाइज, कैसे भी सुधरने चाहिए, बस पैसा आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप को डेवलप करेंगे। एक स्टेट डेवलप तो कंट्री के डेवलपमेंट में ओवरऑल कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, है ना जी। तो इसके अंदर इन्होंने टोटल 5 की इंडिकेटर्स निकाले, 5 एस्पेक्ट्स निकाले, 5 फैक्टर्स निकाले। वो 5 फैक्टर्स क्या थे, पहला क्या था, रोबस्टनेस ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। रोबस्टनेस ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब अच्छी तगड़ी पॉलिसीज़, अच्छी तगड़ी मेथोडोलॉजी बनानी है आपको देश की सुधार के लिए। देश के सुधार के लिए या अपने स्टेट के सुधार के लिए, स्टेट वाइज बना था या देश वाइज बना था, ये
स्टेट वाइज, सरल जो इंडेक्स है हमारा स्टेट वाइज है, तभी तो स्टेट वाइज रैंकिंग हमें मिली है। उसके बाद क्या बोलता है आपका इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट, जहाँ पर आप अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हो उसका एनवायरनमेंट चेक करना है आपको, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, जहाँ पर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके आसपास का क्लाइमेट आपको अफेक्ट करेगा। कंज्यूमर एक्सपीरियंस, आपके कंज्यूमर का एक्सपीरियंस क्या है और आपके बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ का इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें देखेंगे। इकोसिस्टम के अंदर आपकी इको बायोडाइवर्सिटी भी आ जाती है और आपकी इकोनॉमी में आ जाती है, इकोनॉमी रिच है, पुअर है, कैसी है। तो जब आप ये पाँचों फैक्टर्स काम करोगे तो इस पाँचों फैक्टर्स में से ध्यान से देखो, 3 फैक्टर कौन से हैं? एनवायरनमेंट रिलेटेड, एक फैक्टर है आपका पॉलिसी रिलेटेड, अगला फैक्टर क्या है आपका कंज्यूमर रिलेटेड। तो कंज्यूमर खुश, एनवायरनमेंट खुश, बिजनेस की तो बल्ले बल्ले, तो हमारा इंडेक्स सुधरेगा ही सुधरेगा। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है? इट एनकरेजेस स्टेट टू असेस द इनिशिएटिव टेकन सो फार, what it can do to improve its solar rooftop ecosystem. This will help to channelize investment that can eventually help the sector grow. क्या बोलता है? अगर हम देखें कि हमारा रूफटॉप इकोसिस्टम यानी कि हमारी इकोनॉमी कैसे सुधरेगी ओवरऑल, तो हम उस साइड इन्वेस्टमेंट करें। हमें पता है कि हमें किसी का मेकओवर करना है, मान लो अपने घर का ही मेकओवर करना है, तो हमें किस किस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक अच्छा फर्नीचर, अच्छा सोफ़ा, अच्छा पेंट कलर, अच्छा रेनोवेशन, अच्छे डिज़ाइंस और अच्छे कर्टेंस, इसी चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे ही जब हमें पूरे के पूरे स्टेट का रेनोवेशन करना है, पूरे स्टेट का सुधार करना है, तो स्टेट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आपकी इंडस्ट्री, अच्छे सड़कें, तो अलग अलग एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आपको पता चलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ चैनलाइज करनी है, वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी पता चल जाएगा। अपना क्लाइमेट देखो, क्लाइमेट आपको बताएगा कि इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, कहाँ होगी। Help the sector grow. In addition, such an exercise is likely to create a more conducive environment for solar rooftop installation, encourage investment and leads to accelerated growth of the sector. क्या करेगा ये? चेक करेगा इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी सेक्टर की ग्रोथ कैसे होगी, सेक्टर का मूवमेंट कैसे होगा। क्लियर? इसके साथ हो गया जी चैप्टर ख़त्म। और इस चैप्टर में जो चीज़ें लर्न करने वाली थी उन्हें लर्न करो, जो समझने वाली थी उन्हें समझो। समझने वाले आपके स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स थे, कौन कौन से थे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, NCLT। उसके बाद ICSI थोड़ा सा लर्निंग था, थोड़ा सा मतलब चीज़ें समझने वाली थी। जैसे आपका यूडिन आया, यूडिन का फुल फॉर्म याद है किसी को? आइडेंटिफिकेशन नंबर, डॉक्यूमेंट साइन करेंगे ना, तो उसके लिए एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। इसका नाम क्या रखा? यूडिन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके जी, ठीक है। अच्छा, क्या यूडिन नंबर लेना ज़रूरी है किसी भी CS को? क्यों? ताकि पापी पैदा ना हो। पापी पैदा होंगे तो पापियों का पाप दिखेगा। ठीक है जी, चलो जी, अब पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ना है। मैंने चाहे लाइन टू लाइन पढ़ाया या विदाउट लाइन थोड़ा ओवरव्यू से समझाया, लेकिन आपको एक एक लाइन पढ़नी है। जब तक एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी।